आपको धरना प्रदर्शन के लिए युवा चाहिए, आपको नारे लगाने के लिए युवा चाहिए। और जब बात होती है देश के संसद भवन में MP टिकट देने की तो आप अपने बेटे को देखते हैं, जब बात होती है मुख्यमंत्री बनाने की तो सबसे काबिल आपको अपना बच्चा नज़र आता है। जब से देश आज़ाद हुआ है 12 परिवार इस देश में ऐसे रहे हैं जिसमें पिता भी मुख्यमंत्री है, पुत्र भी मुख्यमंत्री है। और अभी तो मैं आपको भाई, भतीजा, बहू, बेटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये इस देश की हकीकत है, इसको कौन झुटला देगा। मेरे लिए तो मसला ये है कि इस देश के नौजवान साथी जिनमें वो ऊर्जा है, जिनमें वो क्षमता है, जिनमें वो प्रतिभा है, वो संसद भवन में जाकर बैठें और वो वहाँ पर जाकर इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के हित में कानून बनाए। ये मेरा सपना है कि यही वो समय है, हमारा देश युवा है। अब इस देश में यूथ रिप्रेजेंटेशन बिल को लाया जाए और युवाओं के लिए भी उनकी राजनीति में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से महिला बिल लाकर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ युवा के लिए हमेशा लड़ने वाले, यहाँ से दिल्ली तक अपने संगठन को मजबूत करने वाले अभिषेक नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि महिला बिल जो अभी आया है उन पर क्या राय इनकी होती है। सर, क्या लगता है कि महिला बिल जो आया है, आप हमेशा युवाओं के लिए लड़े हैं, महिला बिल को आप कैसे देखते हैं, आरक्षण बिल को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को और सभी देशवासियों को, खासकर महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। इस बिल की बेहद ज़रूरत है। इस देश के महिलाओं को संसद में महिलाओं की आवाज़, उनके हकों की बात को रखना चाहिए। और जब महिला संसद में बैठेंगी तो वो अपने अधिकार के लिए, अपने मुद्दों के लिए वो अपनी आवाज़ को मजबूती से रख पाएंगी। इसीलिए मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इसकी बहुत ज़रूरत है। सर, युवाओं के लिए कोई सोच क्यों नहीं रहा है? आप तो हमेशा युवाओं की बात करते रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग देखते होंगे कि जब भी चुनाव का समय आता है, हर पार्टी का हर नेता युवाओं की बात करता है, उनके मुद्दों की बात करता है। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है, जब उनका इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद युवाओं को छोड़ दिया जाता है। या यूँ कहिए कि सभी पार्टी ने युवाओं को बंधुआ मजदूर समझकर उन्हें इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में आज हम सब जानते हैं कि देश हमारा युवाओं का देश है और ऐसे में देश की जो औसत आयु है वो 28 साल है। तो यही वो समय है जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा और मैं मांग करूंगा कि यही वो समय है, हमारा देश युवा है। अब इस देश में यूथ रिप्रेजेंटेशन बिल को लाया जाए और युवाओं के लिए भी उनकी राजनीति में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से महिला बिल लाकर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। आपको लगता है कि आपके उम्मीद पर कोई देश में ऐसा नेता हैं जो इस बात को उठाएंगे और आपका सहयोग उसमें मिलेगा? देखिए, अभी तक तो इस देश में युवाओं को इस्तेमाल ही किया जाता रहा है और बहुत बरसों तक हमने ये देखा है कि युवाओं से झंडे उठवाना, युवाओं से धरना प्रदर्शन करवाना, रैलियां करवाना, यही सब चीज़ें आज तक हमने देखा है। इसीलिए वो समय है, क्योंकि बातें आप कितनी भी कर ले युवाओं के पक्ष में, युवाओं के जो मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे हैं, इस तरह के जो मुद्दे युवाओं के हैं उसकी बात सिर्फ युवा ही कर सकता है। और अगर संसद में, विधानसभाओं में अगर आप युवाओं को नहीं लाएंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि युवाओं की बात कौन करेगा। आप इस देश के अनुभवी या मैं कहूँ कि वृद्ध लोगों से इस बात की उम्मीद न करें कि वो युवाओं के मुद्दे को उतनी ही मुखरता के साथ संसद भवन में रख पाएंगे, विधानसभाओं में रख पाएंगे, जितनी मुखरता के साथ एक युवा रख पाएगा। आप तो देश में बड़े बड़े नेताओं के साथ, जिनको हम रात दिन TV पर देखते हैं, उनके साथ आप काम किए हैं, क्या ये बात आप उनको नहीं बताए हैं? देखिए, हमारी मांग पिछले 5 सालों से इस बात की है कि देश के संसद भवन में, राज्य के विधानसभाओं में युवाओं की भागीदारी 50% सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हमने बहुत अभियान चलाया है। इसके लिए हमने एक संगठन बनाया था युवा हिंद अधिकार शक्ति के नाम से, जिसके मदद से हमने ये पूरा अभियान चलाया है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल लाया है तो एक उम्मीद जगी है कि अगर इस देश के युवाओं के लिए भी अगर हम यूथ रिप्रेजेंटेशन बिल लेकर आएँ, क्योंकि देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज औसत आयु इस देश की 29 साल है और संसद भवन में जितने युवा सांसद हैं उसमें से 30 साल के कम उम्र के अगर युवा सांसदों को आप देखेंगे तो उनकी संख्या सिर्फ 1.5% है। ये वो दिखाता है कि राजनीति में युवाओं के लिए दरवाजे बंद हैं और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। आप दुनिया भर में जो देश वृद्ध हो गए हैं, जिनकी औसत आयु 50 साल 60 साल हो गई है, उनको भी अगर देखेंगे तो उन देशों के संसद में, विधानसभाओं में युवाओं की भागीदारी 14% 15% है। लेकिन हमारे देश में, जहाँ पर कि युवाओं का देश है, ये सबसे युवा देश है, वहाँ पर युवाओं का इस तरह से गैर उपस्थित रहना, राजनीति में उनके दरवाजे को बंद रखना, ये भारत के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। क्या नेताओं कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं?
नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप इसका उदाहरण आपको ये दूंगा कि जब देश आज़ाद हुआ था, जब पहली संसद बनी थी, तो पहली संसद में युवाओं की जो उपस्थिति थी, भागीदारी थी, वो करीब करीब 55% थी। और आज के संसद में युवाओं की भागीदारी 8% है। और उन 8% में भी ज़्यादातर वो युवा हैं जिनको राजनीति विरासत में मिली है। तो आम युवाओं के लिए तो राजनीति में जगह ही नहीं है। तो युवा लोग फिर वोट क्यों देते हैं? वोट देना उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन चूंकि आपको वोट देने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। इलेक्शन इज़ युवा जस्ट तो बहिष्कार भी तो कर सकते हैं इलेक्शन का, क्योंकि जब आप कहते हैं कि उनसे झंडा ढुलवाया जाता है, हर काम युवाओं के कंधे पर होता है, ये बात तो पूरा देश जानता है। फिर युवा बहिष्कार इस चीज़ का क्यों नहीं करते हैं? अपनी भागीदारी खुद मांगते क्यों नहीं हैं? समय समय पे आंदोलन आपने इस देश में देखा होगा। समय समय पे अपनी अपनी मांगों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन किया है, लोगों ने सामाजिक लोगों को इकट्ठा किया है, संगठन बनाया है। लेकिन क्योंकि आपको लड़ाई सरकार से लड़नी है, और अगर आपको लड़ाई व्यवस्था से लड़नी है, तो युवाओं के पास कहीं ना कहीं संसाधन की कमी होती है। युवाओं के पास उनके कैरियर की भी चिंता है, युवाओं को अपने रोटी रोज़गार की चिंता है, परिवार की चिंता है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं युवाओं की, जिसकी वजह से युवा उतने सक्षम रूप से या उतनी मजबूती से, जिस ढंग से आपको सरकार से लड़ाई लड़नी चाहिए, उतना ढंग से प्रभावी ढंग से नहीं लड़ पाते हैं। आपकी उम्मीद पे कौन खड़े उतरेंगे, मोदी या राहुल गांधी? देखिए, मेरी उम्मीद पे कोई खड़े उतरे ना उतरे महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश के युवाओं के लिए संसद और विधानसभा में उनकी 50% भागीदारी को जो नेता सुनिश्चित करेगा, जो दल सुनिश्चित करेगा, इस देश का युवा उसके साथ खड़ा हो जाएगा। और वो देश के लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो इस देश के हर युवा के लिए अच्छा है। क्या लगता है इस बार देश का युवा खड़े हो पाएंगे अपने अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से युवा मुखरता के साथ सोशल मीडिया पर अपनी बात को अब रखने लगे हैं, जिस तरीके से उनके दायरे उनके बढ़ते जा रहे हैं, युवा अपनी सामाजिक संगठन बनाकर, राजनीतिक संगठन बनाकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि अब देश युवाओं का देश हो चुका है, तो ये लड़ाई, अब ये आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं इस देश के जो बड़े नेता हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनके पास वो संसाधन व्यवस्था है, उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप युवाओं की बात मत कीजिए, आप युवाओं के लिए कुछ काम कीजिए। आप युवाओं के लिए यूथ रिप्रेजेंटेशन बिल लेकर आइए और युवाओं को दिखाइए कि सच में आप युवाओं की चिंता करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं तो जानता हूँ बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना आपका होता है। क्या लगता है कि इस बार जो है राहुल गांधी आपकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे कि मोदी जी? लास्ट सवाल आपसे। देखिए, राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि इस देश के लिए उनके परिवार ने इस देश के लिए काम किया है, उनका एक लेगेसी रहा है। राहुल गांधी जी युवा हैं, अच्छी बातें करते हैं युवाओं के लिए, लेकिन जब भी उनकी सरकार रही है तो मोदी जी बूढ़े हो गए हैं। मोदी जी बूढ़े, यहाँ पर युवा का मतलब सिर्फ उम्र से नहीं होता है। युवा का मतलब अगर आपके अंदर वो जज्बा है जो एक युवा में होता है, अगर आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वही सोच है, तो आप युवा हैं। युवा कोई उम्र से तय नहीं किया जाता है। तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी के अंदर भी और राहुल गांधी जी के अंदर भी वो देश प्रेम है और युवाओं के लिए वो सोच है। लेकिन सिर्फ सोच का होना, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो इस देश के युवाओं के हित में नहीं है। आपको इस देश के युवाओं के लिए कुछ काम करके दिखाना होगा। तो राहुल गांधी इस बार वो युवाओं के उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? अब देखते हैं, वो तो समय ही बताएगा। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया है, काफ़ी युवाओं ने उनका साथ दिया है। युवा जोड़ो यात्रा चलेगा? युवा जोड़ो करें या भारत जोड़ो करें या जो भी कैंपेन वो करें, इस देश के युवाओं को संसद में भागीदारी, कितना भी आप मुद्दे से भटकाइए, देश के युवाओं को संसद में 50% भागीदारी जो नेता सुनिश्चित करेगा, इस देश का युवा उसके साथ चलेगा। ये बात आप कैसे इतना फुटफिल में कह सकते हैं आप? क्योंकि इस उनके अधिकार की बात है। क्यों नहीं इस देश का युवा संसद में बैठना चाहिए? क्यों नहीं इस देश का युवा राज्य के विधानसभा में बैठना चाहिए? ये बात तो बड़े बड़े नेताओं को पता है, फिर क्यों नहीं बैठने देते हैं? क्योंकि नेताओं को अपने बच्चे की चिंता है। नेताओं को इस देश के आम युवाओं की चिंता नहीं है। उनको इस देश में सिर्फ युवा अपना बच्चा ही दिखता है। इसलिए आप देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उठाकर देख लीजिए, किसी भी प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो एक बार मुख्यमंत्री पद पे बैठ गया, जो एक बार MP विधायक बन गया, उसके बाद उसका बच्चा ही बनेगा। क्या देश आज़ाद होने के बाद भी लोकतांत्रिक अभी तक देश बन नहीं पाया है भारत? आम युवा जो है, वो आम युवा सिर्फ झंडे उठाने के लिए, नारे लगाने के लिए और धरना प्रदर्शन के लिए है। बीजेपी में तो कहते हैं आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कितने दिन में बन सकता है? 60 साल काम करने के बाद अगर आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर तो उसकी जवानी चली गई। युवावस्था में तो उसने कुछ नहीं किया। युवा अवस्था का इस्तेमाल आपको इस देश की संसद में युवाओं को बैठाकर करना पड़ेगा। कम से कम बीजेपी को तो ये तो है कि उसको आप वंशवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं, जैसे कांग्रेस पे बार बार लगती आ रही हैं। यहाँ पे मैं वंशवाद की बात करने के लिए अगर बैठ जाऊँ तो मैं 1 घंटे तक वंशवाद पे आपको
बता सकता हूँ कि बीजेपी में कितना वंशवाद है और कांग्रेस में कितना वंशवाद है। कोई ऐसा पार्टी इस देश में नहीं है जिसके अंदर वंशवाद और परिवारवाद ना हो। लेकिन बात यह है कि युवाओं की बात अगर हम करते हैं तो फिर आपको आम युवाओं के लिए दरवाजे खोलने होंगे। देश की संसद में युवा ही अपनी आवाज़ को मुखरता के साथ अपने मुद्दों के लिए लड़ पाएगा। कोई सेलिब्रिटी नहीं लड़ पाएगा, कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा। आप जब कोई कंपनी खोलते हैं, कोई व्यवस्था बनाते हैं तो उसमें आपको युवा चाहिए, आपको धरना प्रदर्शन के लिए युवा चाहिए, आपको नारे लगाने के लिए युवा चाहिए। और जब बात होती है देश के संसद भवन में एमपी टिकट देने की तो आप अपने बेटे को देखते हैं। जब बात होती है मुख्यमंत्री बनाने की तो सबसे काबिल आपको अपना बच्चा नज़र आता है। तो ये कैसे, ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? ऐसे एक नेता का नाम बताइए जो अपने बच्चे के सिवा दूसरे को लिए बात किए हों। इस देश के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि परिवारवाद और वंशवाद ने इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस कदर जकड़ रखा है कि वो अंदर ही अंदर इसको खोखला करते जा रहा है। देश के युवाओं को ये समझ अब आ रही है कि हमें इस्तेमाल किया गया है। देश के संसद में युवाओं की जो तादाद है वो घटती जा रही है और परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में देखिए आप, मैं बिहार से आता हूँ तो मैं बिहार की बात करूँगा। पिछले 35 वर्षों में जितने एमपी एमएलए बिहार से बने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 1200 परिवार के बच्चे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस देश के अंदर अभी 28% मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अभी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो ऐसे हैं जो किसी बड़े पारिवारिक राजनीतिक घराने से आते हैं। अभी इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है, आपको आंकड़ा दे देता हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ है 12 परिवार इस देश में ऐसे रहे हैं जिसमें पिता भी मुख्यमंत्री है, पुत्र भी मुख्यमंत्री है। और अभी तो मैं आपको भाई, भतीजा, बहू, बेटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये इस देश की हकीकत है, इसको कौन झुटला देगा? आपकी उम्मीद पर कौन खरा उतरेंगे? उम्मीद पे वही खड़ा उतरेंगे जो सत्ता में है, उम्मीद पे वही खड़ा उतरेंगे जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उम्मीद पे वही खड़ा उतरेंगे जिनको जनता जिता के भेजती है। या तो वो खड़ा उतरे, या तो युवा अपना अधिकार छीनना भी जानता है, युवा अपना अधिकार छीन के लेगा। पहले मांग करते हैं, पहले हाथ जोड़कर मांग रहे हैं कि आप यूथ रिप्रेजेंटेशन बिल लेके आइए, दीजिए युवाओं को अधिकार। बात करने से थोड़ी ना युवाओं को अधिकार मिलेगा, नहीं तो छीना जाएगा। बिल्कुल छीना जाएगा। जिस देश की औसत आयु 28 वर्ष हो उस देश में आप युवाओं को अधिकार नहीं देंगे, अभी तक युवा क्यों नहीं छीन कब तक चलेगा? अभी तक युवा क्यों नहीं छीन पाए? कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती है। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए संसाधन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। वो आवाज़ धीरे धीरे उठती है और धीरे धीरे आपको समर्थन प्राप्त होता है। तो समय की मांग है, धीरे धीरे ये आवाज़ फैलेगी। समय की मांग है कि ये धीरे धीरे ये आवाज़ मजबूत होगी। इस बार बड़ा मुद्दा बना सकते हैं चुनाव में आप इस चीज़ का? मुझे चुनाव में मुद्दा नहीं बनाना है ना, मुझे चुनाव थोड़ी ना लड़ना है। मैं चुनाव में मुद्दा बनाकर क्या करूँगा? मेरे लिए तो मसला ये है कि इस देश के नौजवान साथी जिनमें वो ऊर्जा है, जिनमें वो क्षमता है, जिनमें वो प्रतिभा है, वो संसद भवन में जाकर बैठें और वो वहाँ पर जाकर इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के हित में कानून बनाए। ये मेरा सपना है। मेरा सपना चुनाव में मुद्दा बनाने का नहीं है और वो मैं चाहता हूँ। इस बार आपके सपने पर मोदी जी खड़े उतर पाएंगे? देखते हैं। मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं, आप नई संसद भवन बनी है, इससे अच्छा और क्या होगा कि इस नई संसद भवन में आप युवाओं के लिए आपने कहा कि राहुल गांधी से हमें उपेक्षा है। राहुल गांधी तो इस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं। कोई बहिष्कार नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने स्वागत किया है, सबने समर्थन के साथ बिल पास किया है। कहाँ पे आपको दिखा है कि राहुल गांधी जी बहिष्कार कर रहे हैं? गलत बात किसी भी नेता के लिए, किसी भी दल के लिए काहे बोलते हैं आप लोग? मीडिया वाले थोड़े से आजकल बायस्ड हो गए हैं। नहीं लगता है कि मोदी जी का तो हर चीज़ पे बहिष्कार किए हैं, हमें लगा इसमें भी किए होंगे। जी नहीं, आपने शायद देखा नहीं हो। उनका कपड़ा पहनने से लेकर के हर चीज़ पे राहुल गांधी बोलते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आपको बताया नहीं गया होगा। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है संसद भवन में, उसमें उन्होंने इस बिल का पहले ही लाइन में स्वागत किया है। कहाँ विरोध किया है? युवा वाले पर वो समर्थन मिलेगा उनका? अब युवा वाले पे कितना समर्थन मिलेगा ये देखते हैं।